Hello everyone, welcome to English Qualifier. This is Dharmendra Naruka and we are discussing some important questions of teaching methods. So all my dear students, आज के सेशन में एक बार सभी आप साथियों का स्वागत है और बात करेंगे कुछ बेहतरीन मेथड्स के क्वेश्चंस की, टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चंस की, जिस सीरीज में हम ऑलरेडी 25 क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। उसी सीरीज में बाकी के और कुछ क्वेश्चंस आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, तो उन्हीं को डिस्कस करते हैं। तो ज्यादा समय को जाया ना करते हुए विदाउट एनी डिले हम सेशन की करते हैं शुरुआत। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डैश चॉइस इज प्रोवाइडेड। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, मुझे पता है आप लोग अच्छे से आंसर कर पाएंगे इसका। क्वेश्चन पूछा है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो चॉइस है वो लिमिटेड होती है, मिनिमम होती है या नहीं होती, या मल्टीपल होती है। तो सिंपल सा ऑब्जेक्टिव जो होता है वो मल्टीपल यानी एमसीक्यू जो होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले होते हैं। तो हम इसमें क्या कहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी मल्टीपल होते हैं। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉमन डेवलपमेंटल रीडिंग डिसऑर्डर। अब इनमें से रीडिंग डिसऑर्डर आपको ढूंढना है, कौन कौन सा है। डिसलेक्सिया है, एफासिया है, एलेक्सिया है या प्रोलोंग। फटाफट बताएंगे चारों ऑप्शंस के बारे में। मेरे आपके ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, अब आप बताइए कौन सा होगा इसमें से सही। फटाफट बताइएगा, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है, रीडिंग डिसऑर्डर की बात की गई है ना। तो रीडिंग डिसऑर्डर से संबंधित कौन सा है, बताइए जरा, फटाफट बता दो। अच्छा क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को सोचने समझने का पूरा अवसर दे रहा हूं ताकि आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएं और सीख पाएं। तो अब आप बता दीजिए भाई, क्या होगा आप लोगों का सही आंसर। देखो जरा, इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या बनेगा, डिसलेक्सिया बनेगा। डिसलेक्सिया जो है वो रीडिंग डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है माय डियर, रीडिंग डिसऑर्डर है। और जो अफासिया है वो कम्युनिकेटिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है, कम्युनिकेटिंग से संबंधित है। और एलेक्सिया रिटर्न फॉर्म को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाने से संबंधित होता है। और प्रोलॉन्ग स्पीच का मतलब होता है एक, मतलब बोलने में एक लंबा समय ले लेना। तो फिलहाल आपसे यहाँ पर रीडिंग डिसऑर्डर पूछा है, तो सही आंसर आपका कौन सा बनेगा, डिसलेक्सिया बनेगा। सही आंसर आपका क्या बन जाएगा, डिसलेक्सिया बनेगा। नेक्स्ट बताओ, यूनिट टेस्ट जो है वो किस प्रकार का इवैल्यूएशन है। ये पहले भी सेशन में आ चुका है, अगर पिछले सेशन आपने देखे हैं तो ये फॉर्मेटिव कहलाएगा। एग्जामिनेशन आर डैश मोर डैश देन टेस्ट, वैलिड, इफेक्टिव, रिलायबल और एग्जॉस्टिव। बताओ क्या होगा। देखो, एग्जामिनेशन और टेस्ट दोनों ही वैलिड होते हैं, दोनों ही इफेक्टिव होते हैं, दोनों ही रिलायबल होते हैं, है ना। लेकिन अगर दोनों में अंतर होता है तो वो होता है कि ये ब्रॉडर होता है एग्जामिनेशन किसके बजाय, टेस्ट के बजाय। तो यहाँ ब्रॉडर के सेंस में एग्जॉस्टिव बोला गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। व्हाट इज द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ रेमेडियल टीचिंग। देखो, रेमेडियल टीचिंग का सीक्वेंस क्या होता है। देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। एक तो होता है रेगुलर क्लासरूम टीचिंग और एक होता है रेमेडियल, है ना, टीचिंग। ये दो है, ये रेगुलर क्लासरूम है, ये सिर्फ रेमेडियल टीचिंग है। देखो, रेगुलर में क्या होता है, पहले क्या किया जाता है, टीच किया जाता है, फिर टेस्ट लिया जाता है, और फिर ज्यादा है तो फिर रीटेस्ट हो सकता है ना। लेकिन यहां क्या होता है, पहले टेस्ट होता है, फिर टीचिंग होती है, और फिर क्या होता है, रीटीच होता है ना।
क्या होता है, रीटीच होता है, उसी को क्या पढ़ाया जाता है, वापस पढ़ाया जाता है। तो आप मुझे बताइएगा सही आंसर क्या होगा इसका, बताओ। या रीटीच नहीं, रीटेस्ट होता है ना, जस्ट ए मिनट, क्या होगा, रीटेस्ट। देखो पहले तो बच्चे का टेस्ट लेंगे, फिर कमियों को पढ़ाएंगे, फिर वापस टेस्ट ले लेंगे, फिर देखेंगे बच्चे में कितनी क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला माय डियर सही हो जाएगा, ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ दीज डिसऑर्डर्स मे टेक प्लेस इन लैंग्वेज लर्निंग। बताओ जरा, इनमें से कौन से जो हैं वो आपके डिसऑर्डर की कैटेगरी में आते हैं, फटाफट बता दो। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर होता है, बिल्कुल होता है साहब। लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, हाँ लैंग्वेज संबंधी डिसऑर्डर भी होते हैं। एंड डिसऑर्डर ऑफ वॉइस, बिल्कुल वॉइस डिसऑर्डर भी होता है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। यानी ये सभी डिसऑर्डर इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, जनरल इन सबको मानते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ। विच टाइप इज नॉट एकेडमिक अचीवमेंट, रिटर्न है ना, रिटर्न, ऑरल, प्रैक्टिकल और रीडिंग। देखो रिटर्न भी होता है, ऑरल भी होता है, प्रैक्टिकल होता है, लेकिन जो रीडिंग है वो एकेडमिक अचीवमेंट में नहीं जोड़ी जाती। रिटर्न जोड़ा जाता है, ऑरल जोड़ा जाता है। देखो रिटर्न के नंबर मिलते हैं, ऑरल के नंबर मिलते हैं, प्रैक्टिकल के नंबर मिलते हैं, लेकिन आपने कभी सुना है कि रीडिंग के नंबर आपको मिलते हैं? क्योंकि रीडिंग के नंबर नहीं होते हैं, ये एकेडमिक अचीवमेंट का हिस्सा नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। 7 में किसके साथ जाओगे आप लोग, डी के साथ जाओगे। नेक्स्ट देखिएगा जरा, रेमेडियल टीचिंग इज, नॉर्मल टीचिंग होती है, रीटीचिंग होती है, क्रॉप टीचिंग होती है, या डायग्नोसिस ऑफ वीकनेस, उसके बाद रेमेडियल टीचिंग होती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही होगा। रेमेडियल टीचिंग जो होती है वो बिल्कुल डायग्नोसिस ऑफ वीकनेस है ना, उनका निदानात्मक पक्ष होता है, उनको सही किया जाता है, इसीलिए हम किसके साथ जाएंगे, डायग्नोसिस ऑफ वीकनेस के साथ जाएंगे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन ये रहा, टीचिंग और टेस्टिंग बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, टीचिंग और टेस्टिंग को बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन कुछ ऐसे ही है, पॉसिबल, इनसेपरेबल, यूनिक और सिमिलर, है ना, दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको सेपरेट हम नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाओगे आप, बी ऑप्शन के साथ जाओगे, दैट इज इनसेपरेबल। टीचिंग और टेस्टिंग दोनों ही कैसे होते हैं, इनसेपरेबल होते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट ए कॉज ऑफ डिसऑर्डर, देखो इनमें से उस ऑप्शन को ढूंढना है जो डिसऑर्डर का कारण नहीं है। तो सोशियो इकोनॉमिक हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, इन्वायरमेंटल हो सकता है, और एजुकेशनल कॉजेज हो सकते हैं। पुअर मॉडल भी हो सकता है, रिप्रेशन एंड ओवर कंट्रोल बाय पेरेंट्स एंड टीचर्स। अगर बच्चे को ज्यादा दबा रहे हैं टीचर्स या पेरेंट्स, तो भी बच्चे में कोई ना कोई डिसऑर्डर क्रिएट हो सकता है। लेकिन ये टॉफी, चॉकलेट और फास्ट फूड ये कोई रिलेट नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बनेगा कि ये कोई कारण नहीं बनेंगे किसी भी डिसऑर्डर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट इज कंडक्टेड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द स्टूडेंट लर्निंग रिगार्डिंग द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउंड्स। तो बताओ कौन सा लिया जाता है, रीडिंग टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, लिसनिंग टेस्ट और राइटिंग टेस्ट। मुझे लगता है इसका आंसर आप क्वेश्चन को अगर ढंग से पढ़ेंगे तो ही दे पाएंगे, क्वेश्चन को अगर ढंग से पढ़ेंगे तो ही आप लोग इसका आंसर माय डियर कर पाएंगे, है ना। बात किसकी गई है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउंड। बच्चे को पता ही नहीं लगता कौन सा साउंड कैसे बोला जाता है, तो उसमें किस टेस्ट की जरूरत होती है, लिसनिंग, है ना, लिसनिंग की। तो लिसनिंग टेस्ट होता है। टेस्ट कैन बी स्कोर्ड क्विकली एंड कंसिस्टेंटली, कौन से टेस्ट में बहुत जल्दी से और मतलब एक कंसिस्टेंटली हम आंसर कर सकते हैं। तो प्रोडक्टिव, सब्जेक्टिव और प्राइमरी ये नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव ही ऐसा एक टेस्ट होता है जिसमें आप यूनिक वे से आंसर्स बड़े स्पीडली आप दे सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव टेस्ट कैन बी स्कोर्ड क्विकली एंड कंसिस्टेंटली। बात समझ में आई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये सेशन बड़े प्रभावी हैं क्योंकि आप लोगों को ना तो किसी प्रकार का कोई यहाँ पर डिस्टरबेंस है, आप इजी वे में अपने क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करो और माइंड में ये थॉट लेके चलो कि मेरा आंसर ये था, सर ने ये बताया है, फिर उसको आप अपने को सही कर लीजिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फॉर्मेटिव फॉर्म ऑफ इवेल्युएशन इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ। फॉर्मेटिव फॉर्म जो है इवेल्युएशन की वो किस सिद्धांत पर आधारित है, गुड कैटेगरी ऑफ रिजल्ट, रोट मेमोरी और मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग या इमिटेशन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
आप बताइएगा जरा क्या होगा सही आंसर। फॉर्मेटिव फॉर्म ऑफ इवेल्युएशन यानी एफए जो होते हैं वो किस प्रिंसिपल आधारित हैं? गुड कैटेगरी ऑफ रिजल्ट ये नहीं है, रॉट मेमोरी नहीं है, इमिटेशन नहीं है, बिल्कुल मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग पर आधारित होते हैं आपके क्या एफए जो फॉर्मेटिव फॉर्म होता है इवेल्युएशन का, जिसमें क्वेश्चंस का डिजाइनिंग आपके कम से कम जो लेवल है ज्ञान का उसके आधार पर लिया जाता है, पूरा नहीं लिया जाता। लैंग्वेज एरर्स शुड बी करेक्टेड व्हेन द गोल इज ऑब्टेन्ड, एक्सेशन, एक्विजिशन और लर्निंग। जब गोल आपका लर्निंग है तो फिर एरर्स को तुरंत ही क्या कर देना चाहिए? करेक्ट कर देना चाहिए। तो 14 में हम ऑप्शन नंबर डी के साथ माय डियर जाएंगे। नेक्स्ट, डैश इज अप्लाइड इन ऑर्डर टू चूज अ पर्टिकुलर कोर्स फॉर ए पर्टिकुलर क्लास। इसका बताएंगे आप जरा आंसर क्या होगा जरा। देखो क्वेश्चन पूछा है कि पर्टिकुलर कोर्स फॉर ए पर्टिकुलर क्लास, पर्टिकुलर क्लास के लिए पर्टिकुलर कोर्स होना चाहिए, इसका आपको करना है आंसर। तो बताइए कौन सा प्रिंसिपल होगा? देखो मोटिवेशन में तो मोटिवेशन की बात हो गई, कॉन्क्रीटनेस में किसी चीज को दिखाकर, मतलब आप ऐसा कोई दृढ़ और कोई सॉलिड चीज दिखाकर बच्चे को पढ़ाते हो कि आप चीजों को दिखाकर ज्यादा अच्छे समझा सकते हो। प्रॉपर ऑर्डर की बात अगर करें तो LSRW की बात हो जाएगी। सिलेक्शन में क्या होता है, इसमें कोर्स को सेलेक्ट किया जाता है अलग अलग आधार पर, जैसे फ्रीक्वेंसी के आधार पर, है ना, कवरेज के आधार पर, रेंज के आधार पर, टीचेबिलिटी के आधार पर, लर्नेबिलिटी के आधार पर। तो आपका पर्टिकुलर कोर्स फॉर पर्टिकुलर जो क्लास है वो ऑप्शन नंबर डी यानी प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन जो होता है वो ही इसके लिए बेहतर माना जाता है। तो 15 में ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल माय डियर सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर। द चैलेंज ऑफ एक्विजिशन पुअर इन्वायरमेंटल रेफर्स टू लर्नर्स लर्निंग ऑफ लिटरेचर, पुअर स्टडी हैबिट, पॉल्यूशन इन इंग्लिश लैंग्वेज और लिमिटेशन ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज इन ए क्लासरूम। अब जरा देखो, एक्विजिशन पुअर इन्वायरमेंट, पुअर इन्वायरमेंट में जब आप किसी चीज को अर्जित करते हो तो जो चैलेंज है वो किस चीज को रेफर करती है, इसके बारे में आपको याद दिलाना है। अब बताओ, अगर क्लासरूम का इन्वायरमेंट ही पुअर है तो फिर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज वो कैसी हो जाएगी? लिमिटेड हो जाएगी, आप ज्यादा नहीं सीख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे। पॉल्यूट तो कैसा होगा? पुअर स्टडी हैबिट। ये तीनों ऑप्शन तो आपके गलत माने जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ माय डियर हम जाएंगे। तो 16 में डी सही होता है आपका। 17 नंबर का क्वेश्चन, वन ऑफ द मेन बैरियर्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स, टाइम एंड डाइम, बैरिकेड्स ऑफ क्लास, लर्नर्स प्रिजुडाइस और अनस्कैथड ईयर। अब बताओ जरा, लिसनिंग स्किल्स में सबसे बड़ी समस्या इनमें से कौन सी है? फटाफट बताएं, बताओ जरा। टाइम एंड डाइम, हाँ क्या ये है क्या? टाइम एंड डाइम ये नहीं हो सकता, क्लास के बैरिकेड्स नहीं हो सकते। मेन जो दिक्कत है, बच्चा पूर्वाग्रहों से ग्रसित होता है, इसीलिए वो पहले से जिन चीजों को उसने पढ़ा होता है, सुना होता है, तो वो उसी पक्ष में उन चीजों की बातें करता है, इसीलिए वो प्रिजुडाइस यानी पूर्वाग्रहों से ग्रसित होता है। तो लर्नर के जो सोच है वर्ड को लेकर, वही लिसनिंग स्किल्स में एक मेन जो है बाधा वो बनती है। रेमेडियल लैंग्वेज टीचिंग इज मीन्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर स्किल्स लेफ्ट बाय रेगुलर टीचिंग, एरियाज लेफ्ट बाय रेगुलर टीचिंग और लिमिटेशन ऑफ क्लास साइज, या बोथ आ और बी। 18 का आपको सही आंसर करना है, क्या होगा? देखो, रेगुलर टीचिंग में जो कुछ चीजें छूट गई थी उनको पूरा करवाता है, और रेगुलर टीचिंग में जिन एरियाज को छोड़ दिया गया था उसको पूरा करवाता है। तो ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है। लिमिटेशन ऑफ क्लास साइज इसका कोई लेना देना नहीं है, तो हम ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर माय डियर हम डी के साथ जाएंगे, यानी ऑप्शन आ भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है। तो 18 में आपका ऑप्शन नंबर दोनों सही, तो यानी बोथ कहां है? डी ऑप्शन में है।
रेमेडियल वर्क फॉर स्पोकन इंग्लिश इन्वॉल्व्स, रेमेडियल वर्क फॉर स्पोकन इंग्लिश के लिए रेमेडियल वर्क किस तरीके से इन्वॉल्व होता है या किन किन चीजों को इन्वॉल्व करता है? इन्वॉल्व ड्रिल एंड स्टडिंग, रिवीजन ड्रिल और सिचुएशन, कम्युनिकेटिव प्रैक्टिस एंड रिव्यूइंग और गोइंग थ्रू सिचुएशनल प्रैक्टिस, रिवीजन एंड प्रैक्टिस वॉज। ये आपके हैं ऑप्शंस, फटाफट बताओ। वॉज नहीं आएगा इसमें, ठीक है, ये यहीं तक है आपका ऑप्शन, ये ऑप्शन ये यहाँ पे ये करेक्शन है, ठीक है ना। अब बताओ जरा, ड्रिल और स्टडिंग, रिवीजन भी होना चाहिए, ड्रिल भी होनी चाहिए, सिचुएशन भी होनी चाहिए, कम्युनिकेटिव प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, रिव्यूइंग भी होनी चाहिए, तो ये सारे सही होने चाहिए, अधूरे हैं तो पूरा यही है। तो 19 में क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही बनेगा। चलो नेक्स्ट 20, ए कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इवेल्युएशन एम्फसाइजेस, जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है इवेल्युएशन के लिए वो किस चीज पर जोर डालती है? इंपॉर्टेंस ऑफ मीनिंग ऑफ अटरेंस rather than form and structure, importance of form and structure, importance of evaluation और importance of learner। फटाफट बताओ 20 नंबर में क्या सही होगा? कम्युनिकेटिव जो अप्रोच है वो किस चीज पर ज्यादा फोकस करती है? फटाफट बताएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, फटाफट बताएंगे क्या होगा। देखो लास्ट से लेते, इंपॉर्टेंस ऑफ लर्नर होता है लेकिन ज्यादा प्रभाव थोड़ी ना होगा। इवेल्युएशन, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, तो ये तो अवॉइड कर दी है, नहीं। यहां है मीनिंग, बिल्कुल मीनिंग जो है, मीनिंग इज पैरामाउंट। अरे कम्युनिकेटिव अप्रोच में मीनिंग क्या होता है? मीनिंग इज पैरामाउंट, मीनिंग ही सर्वोच्च होता है। मीनिंग को क्या माना जाता है? सर्वोच्च माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, है ना। मीनिंग जो है वो बिल्कुल पैरामाउंट माना जाएगा। तो 20 में ए ऑप्शन के साथ। रेमेडियल टीचिंग शुड बी कैरिड आउट ऑन identification of senior learners, identification of early learners, identification of late learners, identification of malady on language test and its causes। फटाफट बताओ। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि रेमेडियल टीचिंग को किस आधार पर किया जाता है? बच्चा जो गलती करता है उन्हीं के आधार पर इसको हम क्या करते हैं? कैरी आउट करते हैं। मेलेडी, मेलेडी का मतलब होता है जो गलतियां हैं ना, प्रॉब्लम्स, जो भी मिस्टेक्स हैं। तो देखो सीनियर लर्नर से तो कोई लेना देना नहीं है, अर्ली लर्नर से भी लेना देना नहीं है, लेट लर्नर से भी लेना देना नहीं है, बिल्कुल उसने क्या गलती की है लैंग्वेज टेस्ट में, उन्हीं के आधार पर रेमेडियल टीचिंग को कैरी आउट किया जाता है, कैरी ऑन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी। ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट पेपर टीचर टेक्स केयर ऑफ आइटम डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू नॉमिनेटेड इवेल्युएटर, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव और नंबर 2 कॉपीज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड और स्केटिंग अरेंजमेंट। आप बताना है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट पेपर टीचर टेक्स केयर ऑफ आइटम डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू नॉमिनेटेड इवेल्युएटर, या इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स, नंबर 2 कॉपीज, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब आपका या तो होगा इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव, है ना, जो चीजें आप तैयार कर रहे हो वो एक निश्चित उद्देश्य को लेकर हैं और इसी का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो बिल्कुल इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स का ध्यान रखना चाहिए जब आप पेपर बनाते हो तब, बीइंग अ टीचर। इन रेमेडियल टीचिंग कंसंट्रेशन ऑन ट्रबल स्पॉट इज बेस्ट डन बाय अरेंजिंग इंटेंसिव प्रैक्टिस, अरेंजिंग मेडिसिन, अरेंजिंग ट्रबल और अरेंजिंग बबल स्पॉट। वापस पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। रेमेडियल टीचिंग कंसंट्रेशन ऑन ट्रबल स्पॉट इज बेस्ट डन बाय अरेंजिंग इंटेंसिव प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना, मेडिसिन तो क्या ही होगा, बी ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता, बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, है ना। और अरेंजिंग ट्रबल ये भी नहीं हो सकता, बबल स्पॉट ये भी नहीं हो सकता, तो यही ठीक बनेगा, अरेंजिंग इंटेंसिव प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन्वॉल्व्स, है ना, इन्वॉल्व किस किस को? देखो वर्ड स्ट्रक्चर को, सिमेंटिक को, यूज ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर इन डेली लाइफ, यूज ऑफ ग्रेडेड स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन डेली लाइफ सिचुएशन। क्या लगता है आपको सही आंसर कौन सा होगा? फटाफट बताएंगे माय डियर। देखो यूज ऑफ ग्रेडेड स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज डेली लाइफ सिचुएशन, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका सही है। आपके जीवन से जोड़कर अगर आप पढ़ें,
आप किन परंपराओं में हैं, कौन कौन सी रीति रिवाजें हैं, अगर उनसे जोड़कर पढ़ाएंगे तो दैट मस्ट बी इंटरेस्टिंग और बच्चा कनेक्ट भी अच्छे से होता है। इसीलिए कहा जाता है कि लैंग्वेज को आप जिस टारगेट लैंग्वेज को पढ़ा रहे हो उसको आप अपनी जो लाइफ है उससे जोड़कर पढ़ो या पढ़ाओ तो अच्छा रिजल्ट आता है। कम्युनिकेटिव टीचिंग टीचर प्रमोट्स कम्युनिकेशन बाय क्रिएटिंग सिचुएशन, टीचर्स टॉक, बॉन्डिंग ऑफ अल्फाबेट और क्रिएटिंग नर्वसनेस। बड़ा सिंपल सा आंसर है, फटाफट बताओ क्या होगा सही आंसर, फटाफट बताओ सही आंसर क्या होगा। किससे करोगे भाई? देखो नर्वसनेस थोड़ी ना फैलाओगे, ना ही अल्फाबेट की बात होगी। अब टीचर टॉक जैसा नहीं, आप डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट कीजिए और उनके माध्यम से आप बच्चों के अंदर क्या कर सकते हो? प्रमोट कर सकते हो किसको? कम्युनिकेशन को। तो 25 में आपका ऑप्शन नंबर माय डियर ए वाला सही होता है। तो ये 25 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आज के सेशन में थे। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस हम लोग आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। आप लोग सेशन को शेयर करते रहिए और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखो अभी तो हम मेथड्स की लेके आ रहे हैं, फिर हम ग्रामेटिकल पोर्शन भी लेके आ रहे हैं और बाकी जितने भी तमाम पेपर होते हैं इंग्लिश से रिलेटेड उन सभी के वीडियोस आपको इस पे मिलने लगेंगे धीरे धीरे करके। और वैसे भी मेथड और पेडागोजी की बात करें तो बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर हैं, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।